हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास एंड दिस इज द 25th लेक्चर। ये हमारा 25वां लेक्चर है ऑन द सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। एंड आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, बहुत डिटेल में हमने उसे पढ़ा था और उस पर न्यूमेरिकल भी लगाया था। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। वैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर जो मैंने थ्योरी ऑफ डिमांड आपको पढ़ाया था, अगर वो समझ में आ गया था कॉन्सेप्ट, तो अब जो सप्लाई का पूरा कॉन्सेप्ट है उसे समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप बहुत आसानी से समझ लेंगे। ओके, तो चलिए फिर देखते हैं डिटेल में कि अभी तक हमने थ्योरी ऑफ सप्लाई जो हमारा मेन टॉपिक है उसमें क्या क्या डिस्कस किया है। तो पिछले 4 लेक्चर्स में ये सारे टॉपिक हैं जो मैं पढ़ा चुकी हूँ। सबसे पहले मैंने बताया था सप्लाई क्या है, सप्लाई एंड स्टॉक के बीच में क्या डिफरेंस है, सप्लाई शेड्यूल, सप्लाई कर्व, इंडिविजुअल एंड मार्केट सप्लाई दोनों के ही केसेस हमने पढ़े थे। स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे, सप्लाई फंक्शन, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, देन लॉ ऑफ सप्लाई। और उसके बाद लास्ट लेक्चर में मैंने मूवमेंट एंड शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व पढ़ाया था। तो सप्लाई के जितने भी टॉपिक्स थे मैंने बहुत डिटेल में पिछले 4 लेक्चर में कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में अब हम इसके आगे पढ़ने वाले हैं। ऑलमोस्ट आखिरी टॉपिक है सप्लाई का, थ्योरी ऑफ सप्लाई का आखिरी टॉपिक है, दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले मीनिंग क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का क्या मतलब है। ठीक है, उसका फॉर्मूला भी देखेंगे और यहाँ पे 5 केसेस बनते हैं, ये हैं वो 5 केसेस। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जब 0 होती है, जब इन्फिनिटी होती है, जब ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 1 है एंड जब इक्वल्स टू 1 है। तो ये 5 केसेस क्या है ये हम देखेंगे। इन 5 केसेस में ग्राफ कैसा बनता है वो समझेंगे। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि लेक्चर ओवर होने के बाद अगर आपको लगे कि आपने अगर कुछ सीखा है आज के लेक्चर में, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करिए, मुझे फीडबैक चाहिए। एक्चुअली मैं भी जानना चाहती हूँ कि मेरे लेक्चर आपके लिए एक्चुअली में यूजफुल हैं भी कि नहीं है। तो प्लीज मुझे फीडबैक जरूर दिया करिए, कमेंट सेक्शन में बताया करिए कि ये लेक्चर यूजफुल था भी कि नहीं। नहीं था तो वो भी बता दिया करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और अगर यूजफुल लगा करे तो लाइक का बटन जरूर दबाया करिए। ठीक है, और मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही है, नोटिफिकेशन बेल भी जरूर प्रेस किया करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं। राइट, और मैंने आपके लिए अपने चैनल पे आज की तारीख यानी दिसंबर 2021 तक लगभग 300 वीडियो लेक्चर अपलोड किए हैं ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट। तो जरूर इस लेक्चर के बाद मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट चेक करिएगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी सब्जेक्ट आप सर्च कर रहे हैं वो आपको मिल जाएगा कॉमर्स स्ट्रीम से रिलेटेड। मैंने अपने चैनल पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बेसिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, बिजनेस स्टैटिस्टिक और ये इकोनॉमिक्स का, ये इवन आज मेरा इकोनॉमिक्स का ये आखिरी लेक्चर है, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स आज मेरी फिनिश होने जा रही है। ठीक है, 27 वीडियो लेक्चर्स में मैं पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा दिया है। अब मैं इसके आगे मैक्रो इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करने जा रही हूँ। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स का आपको मिलेगा और एक मेरी 1000 एमसीक्यू की सीरीज है जिसमें मैंने 1000 एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस किए हैं ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट ऑफ कॉमर्स स्ट्रीम। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि इतने जो मैं वीडियो आपके लिए अपलोड कर रही हूँ इसका जरूर फायदा उठाइए, खुद भी पढ़िए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ठीक है, तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक, तो हमने इससे पहले पढ़ चुका है लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई हम पढ़ चुके हैं, हम जानते हैं कि लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है कि इफ अदर थिंग्स आर कांस्टेंट, यानी अगर बाकी चीजें कांस्टेंट हैं तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जाती है वैसे वैसे सप्लाई ऑफ द कमोडिटी क्या होती है, बढ़ती जाती है। यही पढ़ा था लॉ ऑफ सप्लाई में कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड सप्लाई क्वांटिटी सप्लाई ऑफ द कमोडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये पॉजिटिवली डायरेक्टली प्रोपोर्शन होते हैं। प्राइस बढ़ेगी क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगी, प्राइस घटेगी क्वांटिटी सप्लाइड घटेगी। ठीक, ये तो हमें लॉ ऑफ सप्लाई से पता चल गया। लेकिन सवाल ये आता है कि कितना बढ़ेगा, प्राइस अगर वेरी करे तो क्वांटिटी सप्लाइड में कितना चेंज आता है, ये तो सवाल अभी रह गया है ना। इसका जवाब तो लॉ ऑफ सप्लाई में नहीं मिला है। लॉ ऑफ सप्लाई तो ये कहता है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी
क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगी, लेकिन हाउ मच, कितना बढ़ेगी, ठीक है। तो इसका जवाब आपको यहां से मिलेगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई से। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है, ये मेजर करता है कि कितना परसेंटेज चेंज आता है क्वांटिटी सप्लाइड में इन रिस्पॉन्स टू द परसेंटेज चेंज इन इट्स ओन प्राइस। यानी अगर जो कमोडिटी है उसकी प्राइस में चेंज आए, ठीक है, जो कमोडिटी है उसकी प्राइस में चेंज आए, ठीक है, तो फिर क्वांटिटी सप्लाइड में कितना चेंज आता है ये हमें पता चलता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई से। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मेजर्स द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी इन रिस्पॉन्स टू, यानी इन रिस्पॉन्स टू मतलब कि परसेंटेज चेंज हो अगर प्राइस में अगर कुछ परसेंट चेंज हो तो उसके रिस्पॉन्स में कितना परसेंट क्वांटिटी में चेंज आता है, ठीक है। प्राइस में अगर कुछ परसेंट का चेंज आए तो उसके रिस्पॉन्स में क्वांटिटी सप्लाइड में कितना चेंज आता है, दिस इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ठीक है। हम ये जानते हैं कि प्राइस जब घटती है, मैंने आपको मूवमेंट एंड शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व पढ़ाया था, तो वहां बताया था कि जब प्राइस कम होती है, फॉल होती है, तो देयर इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। जब प्राइस बढ़ती है तो देयर इज अ एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। ये तो बताया था, ग्राफ में आपको अच्छे से डिटेल में समझाया था। बट कितना, हाउ मच, तो इसका जवाब है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में इसका जवाब मिलता है। तो इसीलिए हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। और इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है ईएस, इसको ईएस से रिप्रेजेंट करते हैं। याद है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम ईडी से रिप्रेजेंट करते थे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को हम ईएस से रिप्रेजेंट करेंगे। एस मतलब सप्लाई, ई मतलब इलास्टिसिटी। अच्छा, ये जो इलास्टिसिटी वर्ड है इसका मतलब है चेंज, ठीक है, यानी सप्लाई कितनी चेंज हो रही है। देखिए वर्ड है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, यानी प्राइस चेंज होने से, ठीक है, प्राइस चेंज होने से सप्लाई पे कितना इंपैक्ट पड़ रहा है, यही हम मेजर करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई से। और इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है डेल्टा क्यू बाई क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा पी बाई पी। डेल्टा क्यू बाई क्यू मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है, डिवाइड बाई डेल्टा पी बाई पी मल्टीप्लाइड बाई 100। ये 100 क्यों मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि हमने यहाँ लिखा है ना, क्योंकि ये परसेंटेज चेंज, क्वांटिटी में कितना परसेंट चेंज आया है, तो परसेंट के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना, इसलिए यहाँ पे 100 से दोनों जगह मल्टीप्लाई किया गया है, लेकिन बाद में 100 कट जाएंगे, ठीक है। तो ईएस का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा क्यू बाई क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा पी बाई पी, जिसमें डेल्टा क्यू क्या है, डेल्टा क्यू इज चेंज इन क्वांटिटी, क्वांटिटी में कितना चेंज होगा, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी जो पहले क्वांटिटी थी। इधर क्या है डेल्टा पी, डेल्टा पी मतलब चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस जो पहले प्राइस थी। तो ये दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ठीक। अच्छा एक बात, यही एग्जैक्ट फॉर्मूला था जब हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा था, याद है, यही सेम फॉर्मूला था, लेकिन वहां पे क्या चेंज था, यहाँ पे माइनस साइन था ना, यहाँ पे क्या था, माइनस साइन था, क्यों, क्योंकि वहां पर प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड वाज इनवर्सली रिलेटेड, याद है, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड इनवर्सली रिलेटेड होता है, इसलिए यहाँ पे वहां पे निगेटिव साइन था, लेकिन प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, इसलिए यहाँ पे कोई यहाँ पे सिंबल नहीं है। और डेल्टा क्यू क्या है, क्वांटिटी सप्लाई, वहां पे क्या था, क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाई है, ठीक। चलिए तो यहाँ पे देखिए एक बार फिर से मैंने वो फॉर्मूला लिखा है डिटेल में, ईएस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड यानी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कैसे निकलेगा, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय 100, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, प्राइस में कितना चेंज आए तो डेल्टा पी बाई पी मल्टीप्लाइड बाय 100, तो परसेंटेज में आ जाएगा। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ईएस, ये फॉर्मूला है ईएस का, ईएस मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ठीक, यहां तक समझ में आ गया। अब मैं आपको बताती हूँ शेप ऑफ सप्लाई कर्व, जो सप्लाई कर्व है उसका शेप, जो शेप ऑफ सप्लाई कर्व है ना वो इंडिकेट करता है डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ये जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हम डिस्कस कर रहे हैं इसका डिग्री क्या है, यानी कितना है, ईएस की वैल्यू क्या है,
वो कैसे हमें पता चलती है? बाय शेप ऑफ सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व के शेप को देख के वी कैन प्रिडिक्ट द डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, यानी ईएस की क्या वैल्यू है, क्या डिग्री ऑफ वैल्यू है, ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ एजम्पशन लिए गए हैं। क्या एजम्पशन है? कि जो सप्लाई कर्व है वो स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, सप्लाई कर्व स्ट्रेट लाइन है, ये अजम्पशन लिया है, और बाकी ये पॉजिटिवली स्लोप्ड है। ठीक है, तो सप्लाई कर्व पॉजिटिवली स्लोप तो होता ही है, सप्लाई कर्व ऐसा होता है, हम जानते हैं, क्योंकि पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। लेकिन जब मैंने आपको पढ़ाया था लॉ ऑफ सप्लाई, तो मैंने बताया था ना कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि यहाँ पे दो एजम्पशन लिए गए हैं कि एक प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई इज पॉजिटिवली रिलेटेड, और ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक, तो मैं बताई थी कि ये जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है, यहाँ पे 5 केसेस बनते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो होते हैं, इसकी 5 वैल्यूज हो सकती हैं, 5 केसेस बनते हैं। पहला ES 1, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, इन्फिनिटी, 0, ये 5 केसेस हो सकते हैं। ये देखिए, ये 5 केसेस हैं। ठीक, चलिए अब इन 5 केसेस को डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला क्या है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जब इन्फिनिटी है। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जब इन्फिनिटी है, तो इसका मतलब क्या है? परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कर्व। कैसे है वो अभी मैं बताऊंगी। इसका मतलब क्या है? परफेक्टली इलास्टिक। और अगर ये ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब है इलास्टिक है। इलास्टिक मतलब होता है चेंज। ठीक है, तो ES अगर इन्फिनिटी है यानी परफेक्टली इलास्टिक है, परफेक्टली हो गया, ये परफेक्टली इलास्टिक है, और ग्रेटर देन 1 है यानी ये इलास्टिक है। और अगर ये 1 है ES की वैल्यू, यानी यूनिटरी इलास्टिक है। और अगर ये 0 है, तो इसका मतलब इन इलास्टिक है, कोई चेंज ही नहीं है। ठीक है, प्राइस को चेंज करेंगे, क्वांटिटी में कोई चेंज ही नहीं है। ठीक है, इन इलास्टिक है, कोई चेंज नहीं हो रहा है। और अगर लेस देन 1 है, तो ये इन इलास्टिक सप्लाई कर्व है। ठीक है, लेस देन 1 है तो इन इलास्टिक है, लेकिन अगर 0 है तो ये परफेक्टली इन इलास्टिक है। ठीक, तो ये 5 केसेस बनते हैं। वैसे ये जो 5 केसेस हैं, ये वाइवा में बहुत पूछे जाते हैं, एमसीक्यूज में बहुत पूछे जाते हैं, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो आता ही है कि अगर ES इज इन्फिनिटी देन व्हाट डज इट मीन। तो इसका मतलब है कि सप्लाई कर्व क्या है? परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, तो ये 5 केसेस थोड़े ध्यान रखिएगा। चलिए अब एक एक करके ये पांचों केसेस बताती हूँ। सबसे पहले केस 1। केस 1 क्या कहता है कि ES इक्वल्स टू 1। ES मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है? 1 है। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला क्या था? ES क्या है? डेल्टा Q बाई Q। ये 100 काट देते हैं, कट जाएगा ना, डिवाइड कर रहे हैं, और डेल्टा P बाई P। ठीक है, ES की वैल्यू अगर 1 है, देखिए ES की वैल्यू अगर 1 है, इसका मतलब क्या है? जितना परसेंटेज चेंज हो रहा है क्वांटिटी में, उतना ही परसेंटेज चेंज हो रहा है प्राइस में। ES की वैल्यू अगर 1 है, तो इसका मतलब क्या है? जितना परसेंटेज चेंज हो रहा है प्राइस में, यानी जितनी प्राइस वेरी कर रही है, उतना ही परसेंटेज चेंज हो रहा है क्वांटिटी सप्लाई में। यही तो मतलब है ना, ES इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये देखिए फॉर्मूला लिखा है, जितना परसेंटेज चेंज हो रहा है प्राइस में, उतना ही परसेंटेज चेंज हो रहा है क्वांटिटी सप्लाइड में, अगर दिस इज इक्वल्स टू 1। तो पहला केस यही है, ES इक्वल्स टू 1। तो यानी इस केस में जो आपका सप्लाई कर्व बनेगा, दैट विल बी स्ट्रेट लाइन जो स्टार्ट होगी ओरिजिन से। ठीक है, इस केस में कैसा कर्व बनेगा? यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनेगी जो ओरिजिन से स्टार्ट होगी, क्योंकि जितना चेंज हो रहा है प्राइस में, जितना चेंज आएगा प्राइस में, उतना ही परसेंटेज चेंज आएगा क्वांटिटी में। ठीक है, जितना प्राइस में चेंज आया, ठीक है, प्राइस में जितना चेंज आया उतना ही क्वांटिटी में चेंज आएगा, तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनेगा जो ओरिजिन से स्टार्ट होगा। और इस कर्व को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई कर्व कहते हैं। यूनिटरी मतलब होता है 1। ठीक है, यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई कर्व होता है। ठीक, ये फर्स्ट केस। दूसरा केस क्या है? जब ES इज ग्रेटर देन 1। दूसरा क्या है? जब ES ग्रेटर देन 1 है। तो जरा इस फॉर्मूले में देखिए, अगर ये जो ES है, ES का फॉर्मूला तो ये समझ में आ गया। ES अगर ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब क्या है? डेल्टा Q बाई Q, यानी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। ध्यान से समझिएगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, यही मतलब है ना। ES अगर ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब क्या है? न्यूमरेटर ज्यादा है डिनोमिनेटर से। इसका मतलब क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यही है मतलब। तो उस केस में जो ग्राफ बनता है ना, यानी क्वांटिटी सप्लाइड में ज्यादा चेंज है, यानी अगर मैं यहाँ पे ऐसे करके इसका स्लोप देखूं, तो क्वांटिटी सप्लाइड यानी क्वांटिटी में ज्यादा चेंज आ रहा है एज कंपेयर टू प्राइस। यानी प्राइस में थोड़े से वेरिएशन से भी
प्राइस में थोड़ा सा वेरिएशन किया, लेकिन क्वांटिटी में एक मेजर चेंज आ रहा है। ठीक है, इसीलिए ये क्या है, ये परफेक्टली इलास्टिक नहीं, दिस इज इलास्टिक कर्व, यहाँ पे चेंज आ रहा है। ठीक है, इलास्टिक सप्लाई कर्व है। ES ग्रेटर देन 1, इसका मतलब क्या है, ये इलास्टिक सप्लाई कर्व है। जब ES जो है इंफिनिटी होता है तब वो होता है परफेक्टली इलास्टिक, बट यहाँ पे ES ग्रेटर देन 1 है, यानी क्या है, प्राइस में थोड़े से चेंज से क्वांटिटी में एक मेजर चेंज आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ES ग्रेटर देन 1 है, यानी न्यूमरेटर ज्यादा है डिनोमिनेटर से, यानी क्वांटिटी चेंज ज्यादा हो रहा है एज कंपेयर टू प्राइस चेंज। प्राइस चेंज में थोड़ा सा हो रहा है, बट क्वांटिटी चेंज ज्यादा हो रहा है, तो उसका जो ग्राफ बनेगा ना सप्लाई कर्व, वो कुछ ऐसा सप्लाई कर्व होगा, जो स्टार्ट होगा कहाँ से, वाई एक्सिस से। खास बात है, ये वाई एक्सिस से ये कर्व स्टार्ट होगा, और ये थोड़ा सा फ्लैट, मतलब इसका स्लोप बहुत ज्यादा नहीं होगा, फ्लैट कर्व होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी में ज्यादा चेंज है एज कंपेयर टू प्राइस चेंज। ठीक है, प्राइस में थोड़े से चेंज से क्वांटिटी में बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है। ठीक है, तो दिस इज केस सेकेंड। अब केस थर्ड देखते हैं। केस थर्ड क्या है, जब ES इज लेस देन 1। केस थर्ड क्या है, जब ES जो है लेस देन 1 है। जब ES लेस देन 1 है, तो देखिए अगर इसी फॉर्मूले में ES अगर लेस देन 1 है, फॉर्मूला तो वही है, डेल्टा Q बाई Q, डेल्टा P बाई P, मल्टीप्लाइड बाई 100 दोनों जगह। ठीक है, अगर दिस इज लेस देन 1, इसका मतलब क्या है कि न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, ओ सॉरी, डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से। ES अगर लेस देन 1 है, इसका मतलब क्या है, ये जो डिनोमिनेटर है वो ज्यादा है न्यूमरेटर से, यानी चेंज इन प्राइस, ये जो चेंज इन प्राइस है वो ज्यादा है चेंज इन क्वांटिटी से। यानी ये क्या बोलते हैं, ज्यादा प्राइस चेंज करने पे, ठीक है, प्राइस में बहुत ज्यादा वेरिएशन आएगा, तब क्वांटिटी सप्लाई में चेंज आएगा। यही मतलब है ना, देखिए ध्यान से समझिए। अगर दिस इज लेस देन 1, अगर ये लेस देन 1 है, इसका मतलब क्या है, ये ज्यादा है, डिनोमिनेटर ज्यादा है एज कंपेयर टू न्यूमरेटर। इसका मतलब क्या है, प्राइस में बहुत ज्यादा चेंज करेंगे तब क्वांटिटी सप्लाइड में चेंज आएगा। ठीक है, ये देखिए प्राइस में बहुत ज्यादा चेंज किया, अगर मैं यहाँ पे बात करूं, इसका जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है, तो प्राइस में हमने बहुत ज्यादा चेंज किया, यहाँ से यहाँ तक चेंज हुआ, तब जाके क्वांटिटी सप्लाइड में थोड़ा सा चेंज आया। ठीक है, ये ग्राफ में समझ में आ रहा है ना, ये स्लोप मैंने ऐसे करके, इसका जो ग्राफ होता है ना वो काफी मतलब स्ट्रेट, स्ट्रेट तो होता ही है, ये काफी स्लोप इसका काफी ज्यादा होता है। इससे पहले वाला जो ग्राफ था वो काफी फ्लैट था, लेकिन ये जो कर्व होता है वो काफी स्लोपी होता है। ठीक है, यहाँ पे स्लोप ज्यादा होता है, तो इसमें देखिए क्वांटिटी में केवल इतना चेंज आया, क्वांटिटी में केवल इतना चेंज आया, आपने प्राइस में इतना चेंज किया, तब जाके क्वांटिटी सप्लाइड में केवल इतना चेंज आया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इसका मतलब क्या है, दिस इज इन इलास्टिक, बहुत ज्यादा चेंज नहीं आ रहा ना, आपको प्राइस को इतना ज्यादा वेरी कराना पड़ा है, बहुत ज्यादा, तब जाके क्वांटिटी में थोड़ा सा चेंज आ रहा है, तो इट इज इन इलास्टिक सप्लाई कर्व, ये इन इलास्टिक सप्लाई कर्व है, ES लेस देन 1। ठीक है, और ये जो ग्राफ होता है ये भी पॉजिटिवली स्लोप सप्लाई कर्व होता है, और खास बात है कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये खास बात है। ठीक है, तो दिस इज द थर्ड केस। नाउ कम टू द फोर्थ केस। फोर्थ केस क्या है, ES इक्वल्स टू जीरो। ES यानी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है, जीरो। यानी अगर इस फॉर्मूले में दिस इज इक्वल्स टू जीरो, अगर ये जीरो है, इसका मतलब क्या है, क्वांटिटी चेंज इक्वल्स टू जीरो, यानी क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा, यानी आपने प्राइस में चेंज किया, प्राइस में चेंज किया, इससे क्या है, क्वांटिटी में क्या हुआ, जीरो चेंज आया। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन होगा। यहाँ पे क्वांटिटी में कोई चेंज ही नहीं है, आपने प्राइस चेंज करते गए। ठीक है, जो कमोडिटी है उसकी प्राइस चेंज करते गए, लेकिन जो क्वांटिटी सप्लाई है वो क्या रही, कांस्टेंट, उसमें कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, वही देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है, शोइंग कांस्टेंट सप्लाई नो मैटर व्हाट द प्राइस इज, प्राइस चाहे जो भी रहे, सप्लाई क्या है, कांस्टेंट है, तो ये तो एकदम परफेक्टली क्या हो गया, इन इलास्टिक, कोई चेंज ही नहीं हो रहा। डेल्टा क्यू क्या है, जीरो यहाँ पे, क्योंकि कोई चेंज ही नहीं हो रहा, तो ये क्या है, इन इलास्टिक, इलास्टिक मतलब चेंज, इन इलास्टिक मतलब कोई चेंज नहीं, तो इस कर्व को क्या कहेंगे, परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई कर्व। ठीक, तो ये था केस 4। केस 5 क्या है, केस 5 है जब ES इक्वल्स टू इन्फिनिटी। केस 5 क्या है, जब ES क्या है, इन्फिनिटी, यहाँ पे ES इज इन्फिनिटी। तो उस केस में जरा इस फॉर्मूले में इसको इन्फिनिटी पुट करें, तो इन्फिनिटी मतलब क्या होता है, डिनोमिनेटर जीरो, यही मतलब होता है ना इन्फिनिटी का, इन्फिनिटी मतलब डिनोमिनेटर जीरो, तो यानी डेल्टा P इज जीरो, यानी प्राइस में कोई चेंज नहीं है, यानी प्राइस आप न भी चेंज करें तो भी क्वांटिटी सप्लाइड क्या है, चेंज है,
क्वांटिटी सप्लाई क्या है, इनफाइनाइट है, सॉरी, क्वांटिटी सप्लाई क्या होता है, मतलब बढ़ती जाएगी, कम होती जाएगी, बट चेंज इन प्राइस नहीं है, प्राइस इज कांस्टेंट। यही मतलब है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का। देखिए ये क्या है, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब क्या है, डिनोमिनेटर जीरो, यानी प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा, लेकिन क्वांटिटी सप्लाई क्या हो रही है, इन्फिनिटी होती जा रही है, चेंज होती जा रही है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, वाई एक्सिस पे मैंने प्राइस को प्लॉट किया है, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी को, तो इसका ग्राफ कुछ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बनेगा ना। यहाँ पे प्राइस क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा पी इज जीरो, डेल्टा पी यानी कोई प्राइस में चेंज नहीं हो रहा, तो प्राइस इज कांस्टेंट, लेकिन क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी इज इनफाइनाइट, क्वांटिटी तो चेंज हो रही है। ठीक है, तो इस टाइप का जो कर्व होता है उसको कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कर्व। यहाँ पे जो सप्लाई कर्व वो क्या है, वहां यहाँ पे तो हैवी चेंज हो रहा है सप्लाई कर्व में। ठीक है, तो ये क्या है, परफेक्टली इलास्टिक। सप्लाई कर्व में नहीं, बेसिकली क्वांटिटी सप्लाइड में हैवी चेंज हो रहा है, क्वांटिटी सप्लाइड में ज्यादा चेंज हो रहा है, वो इनफाइनाइट हो रही है, इसलिए क्या है, इसे कहेंगे परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कर्व। ठीक है, और इसमें क्या है, ई एस इक्वल्स टू इनफाइनाइट। ठीक, यही देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे जो सप्लाई कर्व बनता है वो बनता है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, सप्लाई कर्व बनता है। ये क्या शो करता है, इनफाइनाइट सप्लाई करस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर प्राइस, यानी एक पर्टिकुलर प्राइस पे इनफाइनाइट सप्लाई है। ठीक है, ये शो करता है, राइट। तो ये थे इसके 5 केसेस। जरा इन 5 केसेस को ध्यान से एक बार दोबारा रिवाइज करा लीजिएगा। ये छोटे छोटे केसेस हैं, लेकिन थोड़े कॉन्सेप्चुअल हैं, ध्यान रखने वाले हैं। ठीक है, वैसे डिमांड और सप्लाई दोनों में ही जो प्राइस इलास्टिसिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो काफी कुछ सिमिलर है। डिमांड समझ में आ गया तो सप्लाई भी समझ में आ जाएगा। तो थोड़ा सा इनका ग्राफ, इनका फॉर्मूला, किस केस में परफेक्टली इलास्टिक होता है, किस केस में परफेक्टली इनइलास्टिक होता है, कौन से 5 केसेस हैं, कब यूनिटरी होता है, उसका ग्राफ कैसा होता है, तो ये सब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। ये था पूरे आज के लेक्चर का कंटेंट, और इसी के साथ मेरा पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स का कंटेंट आज कंप्लीट होता है। ठीक है, फॉर्म ऑफ मार्केट में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, मार्केट इक्विलिब्रियम अपलोड कर चुकी हूँ, प्राइस इलास्टिसिटी रह गया था तो आज मैंने वो भी अपलोड कर दिया। तो अब मेरा पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स का मैंने सिलेबस कंप्लीट कर दिया है। अब मैं अगले टर्न पे मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करूंगी। बट आप लोग अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए, प्लीज मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं वीडियो लाती रहूं। आप लोगों के मोटिवेशन, आप लोगों के मतलब फीडबैक की मुझे बहुत 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 जरूरत है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।